लो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए आज एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली उसे नई तो नहीं बोल सकते, कहानी तो पुरानी है, पर आज की जनरेशन को उस कहानी के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए आप सबके लिए शायद नई कहानी है। तो चलिए सुनाते हैं आपको आज की कहानी। लेकिन कहानी थोड़ी लंबी है पर इंटरेस्टिंग है, तो सुनते रहिएगा एपिसोड वाइज। कहानी शुरू करने से पहले हम जिनकी कहानी शुरू कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा जान ही लेते हैं, तभी तो कहानी सुनने का मजा आएगा, वरना वही बात हो जाएगी बिना क्वेश्चन पेपर के आंसर लिखने चले। तो आज की कहानी है चाणक्य जी के बारे में। होप आप लोगों ने उनके बारे में कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा। तो आप लोगों को जो भी पता है चाणक्य के बारे में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। परिचय। चाणक्य एक युग निर्माण व्यक्तित्व थे। उनका समय था जब भारत अंधकार युग से बाहर निकल रहा था। पुराने मूल्य अपनी प्रासंगिकता खो रहे थे और नए स्थापित होने बाकी थे। ये ब्रह्म का युग था जो समाज के हर क्षेत्र में व्याप्त था। धर्म अब तक एक मार्गदर्शक और एकजुट करने वाली शक्ति विरोधाभासी व्याख्याओं के अधीन थी। गुटबाजी और कट्टरवाद अपना बदसूरत सिर उठा रहे थे और सामाजिक और धार्मिक मानदंडों की जीवन शक्ति में प्रवेश कर रहे थे। इस भ्रम का लाभ उठाकर मैसेडोन के सिकंदर ने कुछ सीमावर्ती राज्यों के स्वार्थी शासकों की सहायता से भारत पर आक्रमण किया। चाणक्य ने एक वास्तविक विदेशी द्वारा इस बड़े आक्रमण के गंभीर आघात को देखा और महसूस किया। पहले हम पर हमला करने वाले सभी आक्रमणकारी अंततः हमारे देश में ही बस गए, लेकिन सिकंदर का आक्रमण पूरी तरह से एक विदेशी संस्कृति और सेना का हमला था जिसकी मजबूत परंपरा और ताकत उनके अपने गौरवशाली अतीत की थी। लेकिन विडंबना यह है कि इस झटके ने भारत में व्याप्त भ्रम को दूर करने में मदद की और चाणक्य द्वारा रचित एक नई प्रणाली के उद्भव में तेजी लाए। चाणक्य प्राचीन काल के पहले विचारक थे जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना का पोषण किया और लोगों के मन में ये बिठाया कि उनकी बुनियादी निष्ठा राज्य के प्रति है, न कि धर्म के प्रति। पहले की अवधारणा के विपरीत उन्होंने राज्य को सर्वोपरि बनाया। उन्होंने देखा था कि किसी भी सर्वशक्तिमान धार्मिक सत्ता के अभाव में गलत धारणाएं समाज और नैतिकता के ढांचे को तोड़ रही हैं। क्या जरूरत थी सिस्टम के कुल परिवर्तन या नवीकरण की? लेकिन इस नई प्रणाली के बारे में लोगों को समझाने के लिए कोई मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ नहीं थे। फिर उन्होंने अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है, और अपने संग्रह का 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। चाणक्य नीति नामक जीवन के विभिन्न व्यवहारिक पहलुओं पर अवलोकन। चाणक्य नीति वास्तव में अपने समय के लोगों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए इस महान विचारक का सारगर्भित अवलोकन है। लेकिन ये शिक्षाएं इतने मौलिक हैं कि प्रासंगिकता लगभग हमेशा के लिए स्थायी है। सरल अर्थों में प्रतिष्ठित, स्पष्ट विचारों के साथ सरल स्पष्ट भाषा में लिखे गए, ये अवलोकन न केवल समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, बल्कि कई मुहावरे जैसे और अक्सर उद्धृत किए जाने वाले मुहावरे बन गए हैं। उनका पूरा अर्थ सामने लाने और उन्हें संदर्भ में व्याख्या करने का प्रयास किया गया है आधुनिक समय के लिए, ताकि उनकी अविनाशी प्रासंगिकता की पूरी तरह से सराहना की जा सके। इन कहावतों की मौलिकता को घर लाने के लिए हमने उनकी तुलना प्रचलित आधुनिक अवधारणा से भी की है। इन अवलोकनों की यदा कदा कठोरता के कारण इन अपेक्षाकृत लंबी व्याख्याओं की आवश्यकता महसूस की गई। कभी कभी चाणक्य अपने स्वयं के पहले के अवलोकनों का खंडन भी करते हैं, शायद सरासर विरोधाभास द्वारा मौलिक सत्य को प्रकट करने के लिए। कभी कभी कुछ अनैतिक शिक्षाएं भी इस पुस्तक का हिस्सा हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया देखने पर ही वे अनैतिक प्रतीत होते हैं। हमें अन्य प्राणियों से क्या सीखना चाहिए, ये बताते हुए चाणक्य कहते हैं,
उठना और लड़ना और रिश्तेदारों में बंध जाना। प्रत्युत्थान च युद्धम च साम्विभागश्च बंधुषु। अर्थात मुर्गे से निम्नलिखित 4 बातें सीखो। सही समय पर उठना, डटकर लड़ना, अपने भाइयों को भगाना और उनका हिस्सा भी हड़पना। हालांकि यह स्पष्ट रूप से अनैतिक प्रतीत होता है, ये शिक्षा आत्मरक्षा की प्रवृत्ति में निहित है, जो स्वाभाविक है। इसी संदर्भ में ऐसी कुछ अनैतिक शिक्षाओं को समझना होगा। यद्यपि चाणक्य को एक धूर्त जोड़तोड़ करने वाले के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नतम स्तर तक भी गिर सकता है, उसके कुछ श्लोक इस अवधारणा को नकारते हैं और चाणक्य को एक दयालु और कल्पनाशील कवि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह कहता है, कई बुरे बंधन हैं, लेकिन प्रेम एक और बंधन है जो रस्सी से बना है। वह कमल कोश में निष्क्रिय हो जाता है। बंधनानि खल शांति बहुनी प्रेम रज्जुकृत बंधन मन्यत दारुभेद निपुणोपि षाणांग्री निश्चयी भवति पंकज कोशे। अर्थ, बंधन तो बहुत हैं पर प्रेम का बंधन बिल्कुल अलग है। जो काली मधुमक्खी विचारों को भी लकड़ी तक में भेद लेती है, वह जड़ता से कमल पुष्पों की तह में आबद्ध हो जाती है। आदमी। कुछ ऐसे सूत्र हो सकते हैं जो कुछ व्यक्तियों को आपत्तिजनक लग सकते हैं, विशेषकर उनके लिए जो हमारे समाज में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करते हैं। चाणक्य उन्हीं विचारों को साझा करते हैं जो उनके समय में प्रचलित थे या अभी भी हमारे समाज के कुछ वर्गों में प्रचलित हैं। संपूर्ण हिंदू विचार महिलाओं को केवल 2 स्थान देता है, या तो वे आराध्य हैं या वे किसी अन्य आनंद स्रोत की तरह हैं, आनंददायक हैं। साहचर्य की भावना, जो स्पष्ट रूप से एक पाश्चात्य अवधारणा है, स्पष्ट कारणों से गायब है। वैसे तो दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, यहाँ तक कि दुनिया के महानतम विचारकों के पास भी किसी न किसी प्रकार की दुखती एड़ी थी। एक आदमी सामाजिक सेटअप का एक उत्पाद है। इसमें कोई शक नहीं कि चाणक्य ने एक बदलाव को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ तक कि वह खुद को कुछ कट्टर मूर्खताओं से छुटकारा नहीं दिला सके। इन छोटी मोटी कमियों के बावजूद चाणक्य की शिक्षाओं में बड़ी समझदारी है। ऐसा केवल इस संग्रह के पाठ्य महत्व से ही नहीं, बल्कि ऐसी शिक्षाओं के अंतिम परिणाम से भी कहा जा सकता है। चाणक्य न केवल निर्देश देने में विश्वास रखते थे, बल्कि उनके व्यवहारिक कार्यान्वयन को भी देखते थे। इतिहास बताता है कि चाणक्य ने न केवल अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त के लिए एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि आम जनता में ऐसी जागरूकता पैदा की कि वे राज्य या राज्य के बजाय राष्ट्र या राष्ट्र के बारे में बात करने लगे। और चाणक्य की शिक्षा के एकमात्र परिणाम का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि आने वाली पूर्ण सहस्राब्दी के लिए भारतीय सीमाओं की ओर कोई बड़ा आक्रमण नहीं किया गया, और उन्होंने जो सामाजिक, नागरिक और राजनीतिक मानदंड स्थापित किए, उनमें लोकतंत्र की अवधारणा भ्रूण रूप में थी। चाणक्य उन कुछ महान व्यक्तियों में से एक हैं जिनकी महानता समय बीतने के साथ बढ़ती जाती है। पुस्तक में प्रयुक्त पाठ पिछली शताब्दी में पूना में पहली बार प्रकाशित मानक पाठ से लिया गया है। हालांकि इसमें किसी भी प्रक्षेप को क्रॉस चेक करने का हर संभव प्रयास किया गया है, लेकिन इस ग्रंथ की प्राचीनता को देखते हुए इसमें अभी भी कुछ रेंग न हो सकता है। इस संग्रह में हमने केवल उन्हीं सूक्तियों को चुना है जो एक मौलिक या सार्वभौमिक संदेश देती हैं। अंत में अनुवादक डायमंड पॉकेट बुक्स के श्री नरेंद्र कुमार के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता है कि उन्होंने ज्ञान के इन मोतियों का अध्ययन और अनुवाद करने का अवसर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ओनली ऑन चैनल द रीडर ऑन मंडे एट 8 PM।